ओके ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काई स्क्वायर टेस्ट कब होगा? एनी वाइल्ड गेसेस? इट इज अ हाइपोथेसिस टेस्ट। मैम ये जो होता है ये कैटेगोरिकल डेटा में हम यूज करते हैं फॉर जी, नॉमिनल। फोनोमिनल। किसी ने पढ़ा हुआ है पहले अपने बीएस में? मैम हाइपोथेसिस टेस्टिंग में आपने बताया था। जी, हाइपोथेसिस टेस्टिंग में बताया था। और जस्ट इसके स्टेप्स भी उसी तरीके से हैं जो स्टार्ट के हैं, जो टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस टेस्टिंग है। सिर्फ जब डेटा जो है वो क्वालिटेटिव होगा तो वी विल यूज काई स्क्वायर टेस्ट। अदरवाइज वी हैव डन दिस बिफोर आल्सो, और फिर हम इसको रिवाइज करेंगे कि जब हम मीन्स को कंपेयर कर रहे होते हैं और वन सैंपल मीन होता है विद अ लार्ज सैंपल साइज, then it is z-test. And if one mean comparison है again with a small sample size less than 30, then we use student t-test. But what if we have two means, जैसे हमने कल किया था, then the question arises, if the both means are of two different samples, independent t-test, और इसके अंदर हमने standard deviation कौन सी निकाली थी? Pooled standard deviation निकाली थी। अदरवाइज अगर वन सैंपल है और उसका प्री पोस्ट टेस्ट हुआ हुआ है तो इसका मतलब है ये डिपेंडेंट है या पेयर्ड है। तो उस पे हमने पेयर टी टेस्ट यूज किया था। पेयर टी टेस्ट में हमने कौन सी स्टैंडर्ड डिविएशन निकाली थी? हमने डिफरेंस की निकाली थी। ठीक है, तो इस तरीके से आज हम बिल्कुल इस साइड पे आते हैं और इसमें रिलेशनशिप बिटवीन द टू वेरिएबल्स, जिसमें हम काई स्क्वायर टेस्ट लगाते हैं व्हेन बोथ द वेरिएबल्स आर नॉमिनल। और इससे पहले ये था कि अगर हमारे पास वेरिएबल्स ऐसे हैं जो इंटरवल रेशियो में हैं कैलकुलेशन के लिए, तो हमने उसमें कोरिलेशन भी निकाली थी जो सिंपल ये बताती थी कि रिलेशनशिप है, स्ट्रॉन्ग है यस या वीक एसोसिएशन है। है। हाँ, तो थोड़ा सा अब आपके माइंड में क्लैरिटी आएगी। और अगर हमारे पास दो से ज्यादा मीन्स हो, 3 मीन्स हो, 4 हो, 5 हो, तो मैम अनोवा फिर अनोवा हम अनोवा यूज करेंगे, जो हम कल करेंगे इंशाल्लाह। तो काई स्क्वायर टेस्ट इसलिए करते हैं, ये इसका बैकग्राउंड है। सो अगेन जो हमारा क्वालिटेटिव डेटा है उसके लिए हम काई स्क्वायर टेस्ट यूज करेंगे। सो क्वालिटेटिव डेटा कैसे होगा? मेल्स और फीमेल्स का फ्रीक्वेंसीज की जरूरत, तो इसमें फ्रीक्वेंसीज यूज होंगी। आप सबके पास वो व्हाट्सएप है जो मैंने शेयर किया था अरूज के थ्रू आपके पास, जिसमें यस मैंने मैम। आपको सारे स्टेप्स क्लियर बताए हैं ना? तो उन स्टेप्स को आप माइंड में रखते जाओ, क्योंकि काई स्क्वायर आगे से 3 टाइप्स का, लेकिन हमने बिल्कुल सिंपल काई स्क्वायर करना है जिसको हम कैलकुलेट करेंगे और वो इंशाल्लाह एग्जाम में आएगा। So it is either nominal or ordinal data. For example, do you have a disease? Nominal. What is the socio-economic status? Ordinal. ठीक? So Carl Pearson, who was a famous chi-square in a paper, he appeared in the spring of 1900, an auspicious beginning to a wonderful century for the field of statistics. इनके बारे में लिखा गया था। और इन्होंने ये काई स्क्वायर जो है, जाहिर है साइंटिस्ट है, इन्होंने रिपीटेड एक्सपेरिमेंट्स किया और इन्होंने इसको इंट्रोड्यूस किया। इट इज द सिंपलेस्ट एंड मोस्ट वाइडली यूज्ड नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट इन स्टैटिस्टिकल वर्क। अब आप ये देखो कि इस पे वर्ड यूज हुआ है नॉन पैरामीट्रिक। पैरामीट्रिक टेस्ट वो होता है, पैरामीटर होता है अ कैरेक्टरिस्टिक व्हिच एक्सप्लेन्स द पॉपुलेशन, ठीक है ना? एंड पैरामीट्रिक मींस कि जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व को फॉलो करता है, तो वो सारे होते हैं पैरामीट्रिक। नॉन पैरामीट्रिक वो होते हैं जो स्क्यूड होते हैं, जो जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो नहीं करते। तो अब आप काई स्क्वायर की जब डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी, बल्कि मैंने आपके उस पर ड्रॉ किया हुआ है, इट इज वन टेल राइट। सो इसकी वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होगी, इट इज ऑलवेज वन टेल राइट का स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन है। और इसमें क्या होता है कि जो आपकी वन टेल पे अगर आपकी काई क्रिट से काई कैल्क ज्यादा है तो हाइपोथेसिस जो है, नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगी। ये इसकी इंटरप्रिटेशन है। So the total number of observations in each column and the total number of observations in each row are considered to be given or fixed. अब ये किसकी बात हो रही है? ये 2x2 टेबल की बात हो रही है। आपने एपिडेमियोलॉजी में भी 2x2 टेबल पढ़ा हुआ है ना? यस मैम मैंने पढ़ा है।
एक्सपोज्ड एंड डिजीज पर। एग्जैक्टली तो एक साइड पे जो आपकी लेफ्ट है वर्टिकल कॉलम, उस पे आपका आ जाएगा एक्सपोजर पॉजिटिव, एक्सपोजर नेगेटिव, मतलब मेडिसिन गिवन, मेडिसिन नॉट गिवन, और या सिगरेट स्मोकिंग पॉजिटिव, स्मोकिंग नेगेटिव, और टॉप ऑफ पे आ जाएगा डिजीज पॉजिटिव या डिजीज नेगेटिव। तो इसी तरह आपने 2x2 का टेबल बनाना है। तो इस 2x2 टेबल को आप जहन में रखें। अब जो वैल्यूज आपको क्वेश्चन में दी जाएंगी वो होंगी ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसीज। चूंकि ये क्वालिटेटिव है तो इसमें परसेंटेजेस हैं, फ्रीक्वेंसीज हैं, ठीक है ना। तो जो फ्रीक्वेंसीज गिवन होंगी वो होंगी ऑब्जर्व्ड, जिसका आप 2x2 टेबल बनाएंगे। और उन ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी से जो कि फिक्स्ड है, जो कि दी हुई है, जो कि हो चुका है, ऑन ग्राउंड रियलिटी है, आप प्रोजेक्शन बनाएंगे और उनमें से निकालेंगे, कैलकुलेट करेंगे एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज। तो आपका पहला क्वेश्चन होगा रिसर्च क्वेश्चन, उससे आप बनाएंगे नल हाइपोथेसिस, अल्टरनेट हाइपोथेसिस। फिर आप लिखेंगे, जैसे हम बचपन से सिखाया गया, गिवन डेटा, आपने इसमें गिवन डेटा लिखना है। इतने पेशेंट हैं, इतनों को डिजीज हुई, इतने पेशेंट को मेडिसिन नहीं मिली, इनको भी डिजीज हुई, और फिर आप इस तरह गिवन लिख लेंगे तो आपकी 2x2 टेबल खराब नहीं होगी। और अगर आप डायरेक्ट 2x2 टेबल में लिखेंगे तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि आप गलती से उसको गलत फिल कर दें, क्योंकि वंस अगर आपने 2x2 टेबल को गलत कंस्ट्रक्ट किया तो आगे आपकी सारी कैलकुलेशंस और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज गलत हो जाएंगी। यू गेट मी ना। तो इसलिए आपने इंश्योर करना है कि आप अपना 2x2 टेबल 10 मिनट लगा के अच्छा बनाएं। So if we assume that columns and rows are independent, we can calculate the expected frequencies. So अब आप ये देखिए, ये है एक्सपोजर। अच्छा, ये जो 2x2 टेबल है, आपके सिलेबस में मैंने सिर्फ ये टेस्ट ऑफ ये रखा हुआ है इंडिपेंडेंस का, और मैंने इसमें आपको सिर्फ 2x2 टेबल रखा हुआ है, क्योंकि आप एपी में भी यही पढ़ते हैं। वरना काई स्क्वायर टेस्ट 3x3 का भी हो सकता है, 4x4 का भी हो सकता है, और उसमें जो होता है कैलकुलेशन सेम है, लेकिन ऑफ कोर्स आपकी फ्रीक्वेंसीज बढ़ जाती हैं, आपके वेरिएबल्स बढ़ जाते हैं। तो आपको सिर्फ ये 4 वैल्यूज दी होंगी। समटाइम्स आपको, अब ये देखिए, एक्सपोजर पॉजिटिव, एक्सपोजर नेगेटिव, डिजीज पॉजिटिव, डिजीज नेगेटिव। सो जिस तरीके से आपको सिखाया जाता है ABCD, और अब O1, O2, O3, O4, O मीन्स ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसीज, और जो ग्रैंड टोटल होगा वो N आप इधर लिखेंगे। अब आपने जो ये लिखा है A+B, इसको आपने इधर ऐड करना है, इधर C+D, इसको आपने इधर ऐड करना है। इसी तरह आपने A+C इधर ऐड करना है और इन दोनों को इधर, और इन दोनों को और इन दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो आपका ग्रैंड टोटल यानी कैपिटल N 120 होना चाहिए। ये बात क्लियर होगी बेटे? यस मैम। अच्छा, अब आपको मैं ये Yes, ma'am. बताऊंगी कि काय का जो टेबल होता है उसकी क्रिटिकल वैल्यू कैसे निकालनी है। इट इज वेरी सिंपल एंड इजी। काय क्रिट निकालने के लिए होता है, ये होती है रोज जिसमें लोग बैठे होते हैं, और ये होते हैं कॉलम्स, ठीक है, जो वर्टिकल होते हैं। तो रो -1 इंटू कॉलम -1 आपकी काय क्रिट होती है। तो जब हमेशा 2x2 टेबल होगा तो रो -1 यानी 2 -1, और कॉलम -1 2 -1, तो 1 इंटू 1 फिर 1 आ जाता है। तो काय क्रिट एट द अल्फा 0.05, ठीक है, 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल इज 3.84, और आई थिंक टेबल इसमें है, वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो हमेशा काय की टेबल आपको दी जाएगी, लेकिन काय क्रिट में जो वर्टिकल कॉलम है वो हमेशा डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है, और टॉप पे कॉन्फिडेंस अल्फा होता है। तो एट अल्फा 0.05, और इस साइड से आप देखते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम 1, तो पहली लाइन पे आपका काय क्रिट होता है 3.84। इसका क्या मतलब हुआ
कि if your chi calculation is more than 3.84, then you will reject the null hypothesis and say there is a difference. And even अगर आपकी chi cal on 3.84 आएगी, still you will reject the null hypothesis. आप मेरी ये बात समझ गए हो बेटे? हेलो? यस मैम। हाँ, अभी जी आप मैम। जी, तो हमारे स्टेप्स वही हैं जैसे पहले थे. null and alternate hypothesis followed by research question, stating alpha, calculating the degree of freedom. degree of freedom कैसे कैलकुलेट की? row -1 into column -1, that is 1. ठीक है. डिसीजन रूल हमारा क्या था? वो यही वही वाले स्टेप्स हैं कि हमारा अल्फा क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, हमारा जो है कॉन्फिडेंस इंटरवल क्या है, हम कौन सा टेस्ट लगाएंगे, और हम ये टेस्ट क्यों लगाएंगे? क्योंकि ये वन टेल ये फ्रीक्वेंसीज हैं, ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज हैं जिससे हमने एक्सपेक्टेड निकालनी है, और हमने ये देखना है कि हमारी ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, नल हाइपोथेसिस कहेगा सेम है, स्टेटस को, जो ऑब्जर्व्ड है वही एक्सपेक्टेड होंगी. लेकिन आप कहेंगे, ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस कहेगी नो, there is a difference between the observed frequency and expected frequency if you give an exposure or if you introduce some medicine. So medicine का या prevention का रोल है बीमारी को कम करने में. तो जो नल हाइपोथेसिस है वो ये कहेगी आप बेशक दवाई दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर 100 बंदा मर रहा है तो एक्सपेक्टेड में भी 100 मरेगा, लेकिन आप कहेंगे नहीं, फर्क पड़ेगा. ठीक है. और फिर आप अपना फॉर्मूला लगाएंगे काई कैलकुलेशन का और रिजल्ट्स को इंटरप्रेट करेंगे. So it gives a causal relationship, formulate the hypothesis, random samples, summarize information, और does the information making error, तो आप ये statistical analysis करते हैं. और hypothesis testing, ये chi square test जो है hypothesis testing में, it is the most commonly used test of association, of finding associations. It is a positive whole number that indicates the lack of restrictions in calculations, and the degree of freedom is the number of values in a calculation that can vary. ठीक है. तो अब 3 किस्म के इसमें टेस्ट होते हैं. chi square के goodness of fit है, independence है, homogeneity है, लेकिन हम बिल्कुल सिंपल करेंगे. अब chi square टेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये देखिए कि इट इज नॉन पैरामीट्रिक ना, ये राइट स्क्यूड है. सो राइट स्क्यूड है, इट इज राइट वन टेल पॉजिटिव. ठीक है ना, पॉजिटिव साइड पे है. अल्फा at degree of freedom 1 is 3.84. So the chi crit will be always in your course 3.84. और अगर आपकी calculated value 3.4 से ऊपर हो गई in the area of rejection of null hypothesis, so you will reject the null hypothesis. So there are no negative values. Mean is equal to the degree of freedom. The standard deviation increases as the degrees of freedom increases. So the chi-square curve spreads out more as the degree of freedom increases. As the degrees of freedom become large, the shape becomes more like normal distribution. ये देखिए, ये टेबल है. तो आप अपने रो -1 और कॉलम -1 करेंगे तो आपका 1 into 1 आ जाएगा, अगेन 1. सो डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 पे at alpha 0.05 your chi crit is 3.84. हमेशा डेसिमल के 2 पॉइंट्स बाद के जो हैं वो आपने मेंशन करने हैं. लेकिन अगर सपोज आपका 0.01 है, ठीक है, तो 0.01 अल्फा पे डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 आपका क्या होगा? 6.63. तो आपका काई क्रिट अगर इससे ज्यादा होगा तो आप इसके बराबर, या इससे ज्यादा होगा तो आप इसको रिजेक्ट करेंगे. फॉर एग्जाम्पल 3 into 3 का टेबल होता तो 3 - 1 और 3 - 1 यानी 2 into 2 4 होता. अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम 4 होता और अल्फा 0.05 होता तो आपका काई क्रिट 9.4 होता. ये पॉइंट क्लियर हो गया? यस मैम. यस मैम.
So the chi-square distribution is different for each value of the degrees of freedom. Different critical values correspond to degrees of freedom. And जाहिर है जब अल्फा आपका 0.05 है तो 1 minus अल्फा is 95% और 0.95%. ये देखिए. So critical value, if degree of freedom is 2 and alpha 0.05, तो आप क्या करेंगे? ये देखिए, तो आपकी डिग्री ऑफ फ्रीडम आ गई, आपकी क्रिटिकल वैल्यू आ गई 5.91 और ये है 3.84. तो जब 5.91 इससे आगे आ गई, so you will reject the null hypothesis. So if the value obtained is greater than the critical value of chi-square, the null hypothesis will be rejected or fail to accept. जैसे मैं कहती हूँ politely कह दें. So how will we calculate? हमने 2 by 2 का टेबल बनाया, हमने उसके अंदर सारी ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज लिख दी और A, B, C, D की जगह O1, O2, O3, O4 लिख दिया. अब हम हर एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी की ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी की एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करेंगे. और वो कैसे करेंगे? अब वो डिफरेंट टेस्ट में डिफरेंट है, लेकिन हम जो कर रहे हैं सिंपल इंडिपेंडेंट वेरिएबल का, वो हम कैसे करेंगे? मैंने आपको जो नोट्स दिए हैं उसमें लिखा हुआ है कि एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी की रो टोटल इनटू कॉलम टोटल डिवाइडेड बाय क्या लिखा हुआ है? n ना, n इज द सैंपल साइज, जो टोटल ग्रैंड टोटल सैंपल साइज है. तो देखिए, अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप पहले कॉलम टोटल लिख दें या आप पहले रो टोटल लिख दें, एक ही बात है. तो हर दफा चूंकि आप हर O1 की E1 कैसे निकालेंगे? रो टोटल इंटू कॉलम टोटल डिवाइडेड बाय n. फिर O2 कैसे निकालेंगे? रो टोटल इंटू कॉलम टोटल डिवाइडेड बाय n. लेकिन ये चेंज कैसे होगा कि दो में रो टोटल कॉलम टोटल एक तरह का होगा और बाकी दो में डिफरेंट होगा, इसलिए वैल्यू डिफरेंट हो जाएगी. फिर आप क्या करेंगे कि आप एक टेबल बनाएंगे. अभी आप उसको देखिए जो मैंने आपको एक फॉर्मेट दिया था. उस टेबल में आप लिखेंगे O1 ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी, अगले कॉलम में लिखेंगे E1 एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी जो आपने निकाली है, और फिर आपने अगला क्या किया था? O माइनस E. ठीक है, उसमें कुछ वैल्यूज प्लस में होंगी, कुछ वैल्यूज नेगेटिव में होंगी. तो आप क्या करेंगे? उसको स्क्वायर कर देंगे और एंड में समेट कर देंगे, ऐड कर देंगे. जो आप आखिर में ऐड करेंगे वो आपकी काई कैल को, वो आपका एंड में सिर्फ टोटल करने से कैलकुलेटेड वैल्यू आ जाएगी. So if the value of chi-square is less than the critical value, we accept the null hypothesis. But if the value of chi-square is more than the critical value, the null hypothesis is rejected. अब मैं आपको इधर एक प्रैक्टिस सेशन कराऊंगी. पहले एक और एग्जांपल दिखा दूं. अच्छा, ये एक क्विक फॉर्मूला भी है इसको कैलकुलेट करने का, लेकिन एग्जाम में क्विक नहीं करते, इसमें आप चेक करते हैं कैसे कि ये O1 है, ये O2 है, ये O3 है, ये O4 है. आप इसको A, B, C, D कर देंगे और इसको N, तो ये E, F, G, H है. तो आप इसको क्विक फॉर्मूला से कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर सेम होगा. अच्छा, ये देखिए, ये एक एग्जाम्पल है, इसके बाद हम प्रैक्टिस करेंगे. Suppose a researcher is interested in voting preferences on gun control issues. A questionnaire was developed and sent to a random sample of 90 voters. The researcher also collects information about the political party membership of the sample of 90 respondents. Again, this is 2 by 2 table. Oh, अच्छा जी, 3 by 3 है, तो फिर 3 into 2 है. लेकिन ये आप ऐसे समझ लें कि ये ग्रैंड टोटल है, इन्होंने कहा ये डेमोक्रेटिक है, ये रिपब्लिकन है. ठीक है, इसमें इनको टोटल किया, इसमें इनको टोटल किया. These are the observed frequencies, these are the row. जब मैं आपको कहती हूँ ना कि रो टोटल,
तो आपने इन दोनों को ऐड करके इधर लिखना है, और जब मैं आपको कहूंगी कॉलम टोटल तो आपने इन दोनों को ऐड करके इधर लिखना है, ठीक है। और आपने जब अपना डिग्री ऑफ फ्रीडम, इसमें 3 था क्योंकि 3 माइनस 2 2 था और उधर से 1, तो 3 पे आपका जो काइक रेट था वो था 7.81, और 7.81 से जब आपकी वैल्यू निकली तो फिर आपने एक्सेप्ट या रिजेक्ट ऑफ नल हाइपोथेसिस करना है। अच्छा जी, अब ये क्वेश्चन आपने करना है। आप सबके पास कैलकुलेटर्स हैं? यस मैम। ओके, अब ये क्वेश्चन करना है, ये सारा हम स्टेप वाइज करेंगे। इन अ विलेज ऑफ पॉपुलेशन, अब आपने इसके बाद ना गिवन लिखना है। इन एन क्या है? इन अ विलेज ऑफ पॉपुलेशन ऑफ 3,540 पीपल, 606 persons were given chloroquine prophylactically to prevent malaria. 19 people among this group developed disease. 193 people developed disease among those who were not given the medicine. Comment on the role of chloroquine in prevention of malaria. अब जो मैंने आपको अपना हैंड रिटन नोट भेजा था उसमें लिखा हुआ था कि observed frequency, null hypothesis says that the observed frequency is equal to the expected frequency. लेकिन हमारी alternate hypothesis कहती है कि observed frequency is not equal to our expected frequencies because we think there is a role of medicine in prevention of malaria. तो आप सबसे पहले ये करें कि आप अपना 2x2 टेबल बनाएं, और जब आप लोग बना लें तो मुझे बताइएगा कि आपने कैसे उसको फिल किया, ताकि उसके बाद हम बात करें। कर रहे हैं आप लोग? यस मैम। ओके गुड। जब आप अपना 2x2 टेबल बनाएं तो मुझे बताइएगा कि आपने उसको कैसे फिल किया। आप टेबल के वर्टिकली क्या लिख रहे हैं एक्सपोजर वाली साइड पे? people given chloroquine. Yes, and people और not उसमें given. yes given chloroquine. और टॉप पे क्या लिख रहे हैं? People develop malaria. मलेरिया और पॉजिटिव, मलेरिया नेगेटिव। malaria positive. नेगेटिव। ठीक है, अब आपने जिस तरह एपी में सीखा होगा ABCD, आप उसको स्लैश करके O1 O2 O3 O4 कर दें। कहाँ से हैं? कहाँ से पैसे वापस लेने? क्यों? कहीं और बना फिर? चाहे तो रखे ना साथ, वो तंग कर रहा है ना। मसले हैं आपको। हो गया कंप्लीट?
अरूज? जी, किसी ने कर लिया? मैम टेबल बन गए। वेरी गुड। O1 में Yes, क्या ma'am. वैल्यू है? O1 में 19, ma'am. 19, O2 587. 5, 7, और और ये O1 प्लस O2 क्या बना के? 87. 606. 606। 606. एक्सीलेंट। अब आपने दूसरे में O3 में क्या लिखा है? 193. 193. गुड। O4 में 2741. 2741. ठीक हो गया। 2741. और टोटल कितना हो गया? 2934. 2934. ओके, अब O1 प्लस O3 कितना है? Ma'am, 212. और O3 प्लस O2 प्लस O4 कितना है? 3328. 3328. 3328। एक्सीलेंट। अब आप हर ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी की एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकालेंगी। कैसे? कैसे मैम? आप करेंगी रो टू ओ, आप लिखें E1, Yes, ma'am. आप लिखें E1 is equal to रो टोटल into column total divided by n। ठीक है, अब हम O1 से E1 निकाल रहे हैं ना, तो O1 जिस जगह पे है उसका रो टोटल क्या है? 606। अंडरस्टूड? और O1 Yes, का ma'am. कॉलम टोटल क्या है? Yes, ma'am. 212। 212. तो आप करेंगे 606, ठीक है, इंटू 212 डिवाइडेड बाय 3540। ठीक हो गया? इसी तरह जब आप O2 का E2 निकालेंगे तो आप कहेंगे 606 इंटू 3328 डिवाइडेड बाय 3540। अब आप निकाल लेंगे चारों का? Yes, ma'am. जी, अब आप निकालें, फिर हम नेक्स्ट स्टेप करेंगे। बेहतर होगा कि अगर आप कॉलम बना लें ना टेबल की तरह, तो O1, O2, O3, O4 आप उसमें लिख लें, और अगला जो कॉलम होगा E1, E2, E3, A4। और आप चाहें तो उसी जगह पे आप कैलकुलेट कर लें, चाहें तो पहले करके कैलकुलेट फिर उस टेबल में लिख लें। तो साथ साथ करते जाते हैं। E1 आपका क्या निकला? $36.29. 36.29। गुड। अब आप निकालें O2 का E2। E2 क्या निकला?
569.7. मैम 596.71. 569.7. 569.71 ठीक है, यस मैम 56. ठीक है। अब O3 569 है मैम। 569.71 यस मैम 56. ठीक है। अब आप O3 का E3 निकालिए। 175.7. 175.47 मेरे पास है, आप देख रहे हैं, हो सकता है थोड़ा बहुत चेंज हो जाए। अब आप O4 से E4 निकालिए। 2758. 0.29। अब आप ये देखिए, हमेशा स्टैट्स में ना डेसिमल के बाद दो वैल्यूज को कंसिडर करें, क्योंकि कई दफा आप जब ऐड सब्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं तो उसमें जरा सा आपका आंसर ऊपर नीचे हो जाता है, फिर बड़ी परेशानी होती है। तो इस तरह जब आप दो कंसिडर करते हैं तो आपका आंसर तकरीबन ठीक आता है। अब आप ये देखिए कि आपने फर्स्ट कॉलम में लिखी ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज, नेक्स्ट कॉलम में लिखी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज। अब आप नेक्स्ट कॉलम में हर ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी को एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी से माइनस करें, यानी आप 19 माइनस 36.29 करें, फिर 587 माइनस 569.71 करें, और फिर मुझे बताइएगा क्या आंसर आया। अब आप O माइनस E कर रहे हैं नेक्स्ट कॉलम। चारों के क्या आंसर्स आए? है 17.29. नेक्स्ट। अब कुछ साइंस 17.29. हाँ, कुछ साइंस आपके नेगेटिव में आएंगे, कुछ पॉजिटिव में आएंगे। क्या आपके साथ भी ऐसे ही हो रहा है? यस मैम. Yes, ma'am. Yes, ग्रेट ma'am. ग्रेट। तो अब आपने क्या करना है कि आपने O माइनस E डिवाइडेड बाय E करना है, यानी आपने इंडिविजुअल का करना है, ठीक है। तो ऊपर से सबका ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी माइनस एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी जो निकली है, यानी आपके चारों नंबर 17.29 आए हैं ना? Yes, ma'am. ठीक है, Yes, इसका मतलब आपने 17.29 और इसको आपने स्क्वायर करना है। स्क्वायर करने से ये फायदा होगा कि आपका जो नेगेटिव साइन है वो खत्म हो जाएगा, और उसको डिवाइड करना है इंडिविजुअल एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी से, तो चारों डिफरेंट आएंगे। उन सबको जब आप कर लेंगी तो आप सिर्फ उनको ऐड करेंगी तो आपका काय कैल्क आ जाएगा। इन चारों वैल्यूज को जब ऐड कर लेंगी, समेट कर लेंगी आखिरी स्टेप में, तो आपका काय कैल्क आ जाएगा, जिसको आप कंपेयर करेंगे काय क्रिट से, जो कि है 3.84। एक्सक्यूज मी मैम, ये जरा एंड से रिपीट कर दें, O माइनस E के बाद जो आपने बताया है। जी, जो आपका O माइनस E है ना, वो आपका दो वैल्यूज माइनस में आई हैं और दो वैल्यूज आपकी पॉजिटिव में आई हैं। तो नेगेटिव Yes, ma'am. साइन को अवॉइड करने के लिए हम O माइनस E स्क्वायर करेंगे, ठीक है ना? आप देख रहे हैं, आप O माइनस E को जब स्क्वायर करेंगे तो हर स्क्वायर को फिर डिवाइड करेंगे उसके एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी से। फॉर एग्जाम्पल माइनस 17.29 को डिवाइड करेंगी 36.29 से, तो O1 की ये आखिरी कॉलम की वैल्यू आ जाएगी।
जो नेक्स्ट 17.29 है उसको उसकी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी जो उस कॉलम की थी O2 की उससे डिवाइड करेंगे, तो हर वैल्यू डिफरेंट आएगी। अब समझ आ गई बेटा? यस मैम, जी थैंक यू। वेलकम। मैम 10.57। ये आपका समेशन करके आया? यस मैम। यस 10 पॉइंट, मेरे पास 6 है लेकिन 9 भी ठीक है, आपका थोड़ा बहुत कहीं 10.9 यस मैम। हाँ, तो इट इज क्या कहते हैं कि सो योर काई कैल्क इज, मेरे पास है 10.6, आपके पास है 10.9। तो आप ये समझे कि काई कैल्क इज 10, और आप अगर दोबारा उस फिगर पे जाएं तो आपकी 2/2 टेबल में हमेशा काइक्रिट वैल्यू डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 होगी और उसका अल्फा 0.05 पर 3.84 होगा, ठीक है ना? तो उस 3.84 से आप बहुत आगे चले गए हैं, सो यू फॉल इन द एरिया ऑफ रीजन ऑफ Rejection. रिजेक्शन ऑफ Rejection नल of null हाइपोथेसिस। तो इट Hypothesis. मींस तो Fail to आप accept. yes you fail to accept, so what is your interpretation? Your interpretation is, कोई बताए मुझे, क्वेश्चन को देख के इंटरप्रिटेशन बनाओ कि आखिरी लाइन देखो क्या थी, कमेंट ऑन द रोल ऑफ क्लोरोक्विन इन प्रिवेंशन ऑफ मलेरिया। सो यू विल से कि null hypothesis, yes, that chloroquine has a role, prophylactic role in prevention of disease malaria। ये आपकी मैम interpretation। significant role भी कह सकते हैं for the prevention हाँ, of. significant role, prevention, prophylaxis, ये words use करेंगे to show कि नल आपकी alternate hypothesis सही थी कि जिनको मेडिसिन दी उनके प्रोग्नोसिस में फर्क आ गया। लेकिन अगर आपका स्टेटस को होता और नल हाइपोथेसिस ट्रू होती तो आप कहते देयर इज नो रोल ऑफ क्लोरोक्विन इन प्रिवेंशन ऑफ मलेरिया। अगर आप बाद में जब आप प्रैक्टिस करें तो क्विक फॉर्मूला में भी यही वैल्यूज डालिएगा तो आपका आंसर सेम आएगा, लेकिन एग्जाम में आपने क्विक फॉर्मूला यूज नहीं करना, ठीक है? कुछ थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग बेहतर हुई है? यस मैम। यस Yes, मैम। ma'am. ओके ये मैंने Yes, इसीलिए ma'am. कराया वरना फिर कंफ्यूज रहते कि पता नहीं क्या है। तो अब आपको एटलीस्ट हाथ से करने से, और ये बहुत सिंपल है, अगर ये आता हो तो इसमें फुल मार्क्स आते हैं हमेशा। So the chi-square test is used regardless of whether the research question in terms of proportions or frequencies. Contingency tables can have any number of rows and columns, यानी ये 3 into 3 भी है, 4 into 4 भी है, एक इधर एग्जाम्पल थी 3 into 2 का भी कॉलम बन सकता है। The sample size needs to increase as the number of categories increases to keep the expected values of an acceptable size. अब chi-square की limitation भी है, और वो लिमिटेशन ये है कि जो हर 2/2 टेबल होता है ना उसमें जो हर सेल कहते हैं उसको, हर 2/2 टेबल का जो बॉक्स होता है उसको सेल कहते हैं, कि किसी भी सेल में 5 से कम नंबर का डिजिट नहीं होना चाहिए, यानी सैंपल साइज जो है वो 5 से कम ना हो, ज्यादा हो 5 जो है, क्योंकि अगर उससे कम होगा तो वो फिर काई स्क्वायर टेस्ट नहीं लग सकता, ठीक है? और कोई भी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी 2 से कम ना हो। सो व्हाट डू यू, और अगर ऐसे ना हो तो फिर अगर 5 से कम हो तो फिर हम उस पे काई स्क्वायर नहीं लगाते, फिर हम SPSS के थ्रू फिशर एग्जैक्ट टेस्ट लगाते हैं, ठीक है? और फिशर एग्जैक्ट टेस्ट क्या है, इसमें आपसे कैलकुलेट नहीं कराएंगे लेकिन मैं आपको सिर्फ इंट्रोड्यूस करा रही हूँ, और जब आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर में सिना कराएंगी नेक्स्ट सेमेस्टर में SPSS के साथ एनालिसिस, तो आप उसमें जब सेल्स 5 से कम होंगे तो आप फिशर एग्जैक्ट टेस्ट लगाएंगे, क्योंकि उसमें सिंपल कंप्यूट करना होता है
और आपने टेस्ट को टिक करना होता है. So it gives exact probability of the occurrence of the observed frequencies. Fisher exact test is especially appropriate when small sample size, total number is less than 20, or if expected number of cases in any cell is less than 2, or if more than 20% of the cells have expected frequencies less than 5. So याद रखिएगा very small sample size पे जिसमें हर सेल में 5 से भी कम नंबर के नंबर हो तो उसमें फिशर एग्जैक्ट टेस्ट लगता है, काई स्क्वायर नहीं लगता. कहाँ पे इस्तेमाल होगा आपको कहाँ पे पूछा जाएगा? आपको एमसीक्यूज में ये बात पूछी जा सकती है. अब काई स्क्वायर टेस्ट एक ऐसा टेस्ट है जिसको ओवर यूज किया जाता है. When two groups are being analyzed and the characteristic of interest is measured on a numerical scale, उस पे भी लोग काई स्क्वायर लगा देते हैं. कैसे? कि जैसे फॉर एग्जांपल बीएमआई है, बीएमआई के डिफरेंट स्केल्स है ना, नॉर्मल, फिर है ओवरवेट, फिर ओबीस, फिर वेरी ओबीस. तो क्या करते हैं कि उनके दो की कैटेगरीज बना देते हैं और दो में डाल देते हैं. फॉर एग्जांपल पहली दो को कंबाइन करके कहेंगे कि अंडर एंड ओवर, और फिर उन कैटेगरीज पे काई स्क्वायर लगा देंगे. तो काई स्क्वायर को आप न्यूमेरिकल वैल्यू को कन्वर्ट कर लें कैटेगरीज में तो भी आप कर सकते हैं, काई स्क्वायर लगा सकते हैं. Instead of correctly using the t-test, researchers convert the numerical value to an ordinal or even binary scale, then use chi-square. Binary means two options, yes or no, black or white. ठीक है, इस तरह knowledgeable, less knowledgeable, healthy, unhealthy, good practices, bad practices, जैसे हम research में करते हैं. So when numerical variables are analyzed with methods designed for ordinal or categorical variables, the greater specificity or detail of the numerical measurement is wasted. Categorizing a numerical variable such as age, but only after investigating whether the categories are appropriate. So there are many लोग chi-square को आसान समझ के बहुत सी जगहों पे इस्तेमाल करते हैं. So chi-square test is applied on qualitative data. It may be nominal or ordinal. Before applying chi-square test, see all the assumptions are met. If the value of chi-square is large, there is a high probability of rejecting the null hypothesis. If the value of chi-square is small, there is less probability of rejecting the null hypothesis. So this is it. So, हाँ जी. ओके, आज सिर्फ